6 अक्टूबर 2023 तक गजा को एक जहरीले कच्ची आबादी के तौर पर बयान किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में वो पैदाइश से मौत तक एक जहरीली कच्ची आबादी में कैद है। बिल्कुल 7 अक्टूबर की शाम को गजा के लोगों को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया कि वो तड़पते रहें और मर जाएं। लेकिन वो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को एक गैर इखलाकी और गैर महज़ब तनाजुर में देखते हैं। उन्होंने सिफारतकारी आजमाई, बैन अल अक़वामी कानून आजमाया और फिर पुरम शहरी मुज़ाहमत भी की। इसराइल ने अपनी ही गवाही के मुताबिक गजा की सरहदी बाड़ के साथ अपने खास तरबियत याफ्ता निशानाबाजों को तैनात किया। उन्होंने कहा कि शहरियों और जंगजुओं में कोई फर्क नहीं है। नस्ल कशी के 2 साल मुकम्मल होने पर हमारे पास डॉक्टर नॉर्मन फिंकलस्टीन के साथ एक खुसूसी प्रोग्राम है जिसमें 7 अक्टूबर के वाक़यात, मुज़ाहमत की सूरत हाल और ये कि आज इसराइल दुनिया भर में एक मतरविद मुल्क कैसे बन चुका है पर बात की जाएगी। या इसराइल यहाँ अमरीका में बयानिए की जंग हार रहा है। हमास के पास इसे कबूल करने के लिए बेहतर घंटे हैं, वरना सदर ट्रंप गजा को नीस्तो नाबूद करने की इजाज़त दे देंगे। नेतन्याहू इस बात पर भरोसा करता है कि लोग भूल जाते हैं और ये सच है। ज्यादातर लोग वाकई भूल जाते हैं। नस्ल कशी में कोई मुस्बत पहलू नहीं होता। गजा को इसके क़याम 1948 से ही मामूल के मुताबिक एक कैदी कैंप के तौर पर बयान किया जाता रहा है। नाजी अंधेरे में अपनी आंखें ढांप लेते थे जैसे उन्हें शर्म आ रही हो। नॉर्मन फिंकलस्टैन आपको दी थिंकिंग मुस्लिम पर पाकर वाकई खुशी हुई। खुश आमदीद। मुझे रखने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, देखो ये शो 7 अक्टूबर के हमलों की दूसरी बरसी यादगारी पर निकल रहा है। इसराइल में ब्रेक आउट वो इसे कहते हैं गजा से। मैं 7 अक्टूबर को इन हमलों से शुरुआत करना चाहता हूं। आप उनको कैसे देखते हैं? इन वाक़यात को, इस तनाज़े की तारीख, गजा की तारीख और इस तारीखी महकूमी के तनाजुर में जिसका फ़लस्तीनी पिछले 50 साल इससे ज़्यादा अरसे से शिकार है। एक बात है कि इसे तारीखी तनाजुर में देखा जाए जिसे मैं अब पेश करूंगा। मेरा ख्याल है कि एक अलग मसला है और वो ये कि मैं नहीं समझता कि इस हमले को कोई ख़ास अस्करी या स्ट्रेटेजिक अहमियत दी जानी चाहिए। जाहिर है इसके बहुत बड़े असरात हुए जो अब भी जारी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पर मायूसी की कार्रवाइयाँ थीं और अगरचे उनको अंजाम दिया गया या फांसी दी गई एक अहम हैरान कुन हद तक नफासत के साथ, मुझे यकीन नहीं है कि इसमें कोई बड़ी हिकमत अमली थी जो उन हमलों को मुतासिर किया। सबसे पहले तारीखी तनाजुर में गजा ने, अगर अब देखें तो 1948 में इसके क़याम के बाद से वाकई एक हस्ती के तौर पर है। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक, जो मेरे लिए भी हैरान कुन था जब मैं गजा पर अपनी नई किताब की इशात की तैयारी कर रहा था, पहले ही 1948 से गैर मुल्की मुबस्सिरीन इसे मामूल के मुताबिक एक हिरासती कैंप के तौर पर बयान कर रहे थे। अब एक अहम अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार की मिसाल ले सकते हैं जो 50 की दहाई के वस्त में गजा में मौजूद थे। उनका नाम E.L.M. बर्न्स था। अगर आप उनकी किताब उबटवैन अरब एंड जाव खोली, मेरा ख्याल है इसका नाम उबटवैन अरब एंड जाव था, लेकिन इस पर मेरा हवाला ना दें, मैं यकीन से नहीं कह सकता। अगर आप उनकी किताब खोलें तो वो गजा को एक हिरासती कैंप के तौर पर बयान करते हैं। जब सदारती उम्मीदवार एल गोर के वालिद एल गोर के वालिद भी सेनेटर थे, जब वो 1967 में गजा का दौरा करते हैं, जब E.L.M. बर्न्स ने अपनी राय दी थी, इस वक्त गजा मिस्र के इंतजाम में था। जुलाई 1967 में एल गोर के वालिद, जो खुद भी सेनेटर थे, उन्होंने गजा का दौरा किया। वो वापस आते हैं। वो कांग्रेस को अपनी मुशाहदात की रिपोर्ट देते हैं।
उन्होंने गजा को सीम पर एक वसी हिरासती कैंप के तौर पर बयान किया। और अगर आप हालिया दौर की तरफ आएं तो बहुत से और अफराद भी हैं जिन्हें इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक सरबराह जीवरा ईलंड भी शामिल है। 2004 में उन्होंने गजा को एक बहुत बड़ा हिरासती कैंप करार दिया। तो ये यूं कह ले मजमूई पस मंजर है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हक़ता एक कैंप में कैद और मरकूज है। फिर उसके अलावा 2 और पेशरफ्त भी हैं। 1990 से इसराइल ने जिसे बंदिश पॉलिसी कहा जाता है नाफिज करना शुरू की, जो बतदरीज और मरहला वार गजा को मगरबी किनारे से मुकम्मल तौर पर अलग कर रही है। फिर अगर हम 2006 की तरफ बढ़ें तो इसराइल ने गजा पर एक कुरून वस्ता की नाकाबंदी मुसल्लत कर दी, जिसमें वो मुअस्सिर तौर पर यह तय करता है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, क्या अंदर जाएगा क्या बाहर आएगा। फ़िज़ाई हुदूद पर कंट्रोल, इलाकाई पानियों पर कंट्रोल और फिर गजा पर जिसे इंसानी हमदर्दी की कम से कम खुराक कहा जाता है वो भी मुसल्लत कर दी। वो दरअसल जिस्मानी तौर पर जिंदा रहने के लिए हर गज़ुम को दरकार कैलोरीज की मिकदार बताते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर फाका कशी का बाइस बनना अच्छा नज़र नहीं आता। कम अज़ कम इस वक्त उनके पास काफ़ी बहाना नहीं है। तो अब हमारे पास हिरासती कैंप के ऊपरी हिस्से में यकरून वस्ती की नाकाबंदी है और 6 अक्टूबर 2023 तक गजा बयान किया जा रहा है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन को कूड़े के ढेर के तौर पर की तरफ से बयान किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह इसे जहरीली कच्ची आबादी करार दिया जा रहा है। वो गजा था। 7 अक्टूबर की शाम को। अब 2 और अवामिल हैं। वक़्ता इसराइल ने गजा में ये जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी कत्ल आम की मुहिमात शुरू की, जिनमें सबसे मशहूर ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2008 से 9 और ऑपरेशन कासल है। नहीं, मैंने उल्टा कह दिया। ऑपरेशन कास्ट लीड 2008 से 9 में और ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014 में, जिनके दौरान हजारों आम शहरी मारे जाते हैं, सैकड़ों बच्चे कत्ल होते हैं, हजारों घर इंतहाई कमजोर और कई सूरतों में तो बिल्कुल ही मनगढ़ंत और बेबुनियाद बहानों पर तबाह कर दिए जाते हैं। और फिर एक और बात भी है जिस पर गौर करना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर फिंकलस्टाइन ने जो कुछ कहा वो सब सच है, लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता रह गया है। यानी हमास के पास कुछ और रास्ते भी थे। तो फिर इसे 7 अक्टूबर की हिकमत अमली अपनाने की जरूरत क्यों पेश आई? लेकिन जवाब यह है कि हमास ने तमाम रास्ते आजमा लिए थे। अब वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं इस सब की तफसील में जाऊं, लेकिन हमास ने सिफारतकारी की कोशिश की। इसे इसराइल ने फौरन मुस्तरद कर दिया। इसने बैन अल-अक़वामी कानून आजमाया। उन्होंने आमदनी की कमीशनों के साथ ताउन किया, जैसे कि 2008-9 में ऑपरेशन कास्ट लीड के बाद गोल्डस्टोन कमीशन। उन्होंने ताउन किया बरखिलाफ इसराइल के, जिसने कभी अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशनों के साथ ताउन नहीं किया। हमास ने किया। अब आप कह सकते हैं कि हमास ने इसलिए ताउन किया क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा हमास की हिमायती है। नहीं,
در حقیقت اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیشنیں حماس کے ساتھ بہت سخت تھی۔ میرے خیال میں وہ حماس کے ساتھ حد سے زیادہ سخت تھی، حتیٰ کہ وہ اقوام متحدہ کا کمیشن بھی جس کی سربراہی ناوی پیلائی کر رہی تھی، اس نے الزامات عائد کیے۔ جب میں ناوی پیلائی کہتا ہوں تو میں حالیہ دور کی بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ اقوام متحدہ کا کمیشن بھی جس کی سربراہی ناوی پیلائی کر رہی تھی، اس نے حماس پر الزامات لگائے، یہ دعویٰ کیا کہ حماس جنسی تشدد کی مرتکب ہوئی ہے۔ تکنیکی اصطلاح اسے تنازع سے متعلق جنسی تشدد کہا جاتا ہے۔ اگر آپ رپورٹ کو دیکھیں تو میں ہر دعوے کو سننے کے لیے تیار ہوں، خاص طور پر اگر وہ کسی معتبر انسانی حقوق کے ادارے یا تحقیقاتی کمیشن کی طرف سے آئے، اور خاص طور پر اگر اس کی سربراہی ناوی پیلائی کر رہی ہو۔ ان کی شہرت واقعی جائز اور بلند ہے۔ لیکن اگر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں جسے اسرائیل نے کہہ کر مسترد کر دیا، اس کے پاس حماس کے جنسی تشدد میں ملوث ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ جب خواتین کو یرغمال بنایا گیا تو انہیں دو حماس کے جنگجوؤں کے درمیان بیٹھنے پر مجبور کیا گیا۔ ایک موٹر سائیکل پر۔ وہ اس سے زبردستی کی قربت کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو بالکل مضحکہ خیز ہے۔ زبردستی کی قربت، جیسے اگر کوئی عورت رش کے وقت سب وے میں دو افریقی نژاد امریکیوں کے درمیان کھڑی ہو جائے تو اب وہ زبردستی کی قربت کا شکار ہو گئی۔ بہرحال جہاں میں نے بات چھوڑی تھی وہیں واپس آتے ہیں۔ وہ تعاون کرتے ہیں۔ اسرائیل کے ہر جدید ہتھیاروں سے کیے گئے قتل عام کے بعد غزہ میں کئی تحقیقاتی کمیشن بنائے گئے تھے۔ وہ تعاون کرتے ہیں۔ گولڈ سٹون نے ایک بہت اچھا رپورٹ لکھی تھی، مجھے کہنا چاہیے گولڈ سٹون یعنی گولڈ سٹون کمیشن۔ اس مشن میں کئی لوگ تھے، کل 4 افراد تھے۔ انہوں نے ایک بہت اچھی رپورٹ تیار کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس سب کے بعد گولڈ سٹون نے 1 اپریل 2011 کو اس رپورٹ کی حمایت واپس لی۔ تو انہوں نے سفارتکاری آزمائی، بین الاقوامی قانون آزمایا اور پھر پرامن شہری مزاحمت کی کوشش کی۔ اور ان کی پرامن شہری مزاحمت کا کیا نتیجہ نکلا؟ اسرائیل نے اپنی ہی گواہی کے مطابق غزہ کی سرحدی باڑ کے ساتھ اپنے خاص تربیت یافتہ نشانہ بازوں کو کھڑا کر دیا۔ یہ اسرائیل کا کہنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہمیں بالکل معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا۔ ایک اور اقوام متحدہ کا تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا جس نے اس واقعے کی تحقیق کی جسے گریٹ مارچ آف ریٹرن کہا گیا، جو 30 مارچ 2018 کو شروع ہوا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ تو تحقیقاتی کمیشن کے مطابق، جس نے تقریباً 250 صفحات پر مشتمل ایک بہت مفصل رپورٹ تیار کی، تحقیقاتی کمیشن کے مطابق نشانہ بازوں نے بچوں کو نشانہ بنایا۔ خود اسرائیل نے کہا کہ ہر گولی اپنے ہدف پر لگی۔ انہوں نے بچوں کو نشانہ بنایا، طبی عملے کو نشانہ بنایا، صحافیوں کو نشانہ بنایا، معذور افراد کو نشانہ بنایا اور دوہری معذوری والے افراد کو نشانہ بنایا، جو بال کے قریب کہیں نہیں تھے۔ وہ بال سے 300 میٹر دور تھے اور وہ کسی میں ملوث نہیں تھے، وہ مظاہرین بھی نہیں تھے۔ وہ بالکل ایسے تھے جیسے درختوں سے ٹیک لگائے ہوئے ہو۔ تو یہ ہمیں اس بات کی طرف لاتا ہے جو مجھے واضح سوال لگتا ہے۔ واضح سوال یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو ان کے پاس کیا آپشنز تھے؟ ان کے اختیارات کیا تھے؟ وہ اسرائیل کے اپنے حساب سے تھے۔
اور یاد رکھیں جب جیورا ایلینڈ جو اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سربراہ ہیں جب انہوں نے غزہ کو ایک بہت بڑا حراستی کیمپ قرار دیا تھا وہ ناکہ بندی سے پہلے کی بات تھی، وہ محاصرہ سے پہلے کی بات تھی، یہ 2004 کی بات ہے۔ محاصرہ تو جنوری 2006 تک شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ تو آپ کے پاس یہ لوگ ہیں جو حراستی کیمپ میں قید ہیں۔ انہوں نے سفارتکاری، بین الاقوامی قانون اور عدم تشدد پر مبنی شہری مزاحمت کو آزمایا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہر چیز ناکام ہو گئی۔ غزہ بین الاقوامی سیاسی منظرنامے سے غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ بات بھلا دی گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب غزہ 2 سال سے سرخیوں پر چھایا ہوا ہے، لیکن 2020 تک غزہ ختم ہو چکا تھا۔ اب کوئی غزہ کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہے، مجھے اس لیے معلوم ہے کیونکہ میں نے بھی غزہ سے امید چھوڑ دی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھنا چھوڑ دیا تھا، میں نے اس پر تحقیق کرنا چھوڑ دی تھی، میں نے یقیناً اس پر لکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری غزہ پر آخری کتاب کی صرف 370 کاپیاں فروخت ہوئیں، جن میں سے آدھی میں نے خود خریدی تھی۔ جی ہاں، یہ سچ ہے کیونکہ یہ کتاب خاص طور پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ایک فیصلے پر اثر انداز ہونے کے لیے لکھی گئی تھی جو غزہ سے متعلق تھا۔ اس لیے میں نے یہ کاپیاں خریدیں تاکہ انہیں ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے بیوروکریسی کو مفت میں دے سکوں۔ میرے لیے یہ بالکل واضح تھا کہ یہ سب کہیں نہیں جا رہا، میں اپنا وقت ضائع کر رہا تھا اور اس مرحلے پر میں اپنی زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اب اس میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس وقت شہر میں صرف ایک ہی بات ہو رہی تھی۔ ہم اکتوبر 7 کی شام کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ کب اور اگر سعودی عرب ابراہیم معاہدوں میں شامل ہوگا آنے۔ غزہ چلا گیا اور غزہ کے لوگ مرنے کے لیے رہ گئے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے 7 اکتوبر کو بریک آؤٹ کا اہتمام کیا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی عظیم ویژن تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف احمقانہ ہے۔ نہیں مسٹر سنوار، وہ 20 سال تک اسرائیلی جیل میں تھا، اور پھر اس نے خود کہا میں ایک جیل سے دوسری جیل گیا۔ قیدیوں کے تبادلے کے دوران وہ غزہ گئے۔ مجھے ہنسنا پڑا۔ اب میری باتوں کی بے ربط کو معاف کریں گے، لیکن غزہ کے لیے موجودہ ٹرمپ منصوبے میں وہ کہتے ہیں کہ 250 عمر قید والے بریک ٹائم 0.5 SU/ جو کہ بہت زیادہ ہے، جو عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، انہیں غزہ رہا کیا جائے گا، اور وہ 50 کو رہا کر رہے ہیں۔ منصوبے میں ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن اب جانتے ہیں۔ اور وہ تقریباً، میرا خیال ہے انہوں نے کہا 1500 لوگوں کو رہا کریں گے جو پکڑے گئے قیدی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بہت خوب، اب تم نسل کشی کا حصہ بن سکتے ہو۔ میرا مطلب ہے، میرا خیال ہے میں اسرائیلی جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا بجائے اس کے کہ مجھے غزہ میں رہا کر دیا جائے۔ ختم ہونے کے لیے ٹھیک ہے، میں عمر قید قبول کر لیتا ہوں۔ بہرحال سینوا، جیسا کہ اس نے کہا، ایک جیل سے دوسری جیل گیا۔ جب آپ اتنے عرصے تک جیل میں رہتے ہیں اور پھر آپ غزہ میں ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ بہت محدود ہو جاتی ہے۔ ہم اسے انگریزی میں ٹنل ویژن کہتے ہیں۔ یہ واضح تھا کہ اس نے حزب اللہ ایران کو اپنے منصوبے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور اپنے شروع میں دیکھا سید نصر اللہ کے مرحوم بیٹے، وہ اس واقعے سے خوش نہیں تھے۔
उन्होंने कहा हमें नहीं बताया गया था। और आप महसूस कर सकते थे कि वो इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजिक विजन था। वाकई था। वो बहुत ज़हीन आदमी था, एक फौजी कमांडर, लेकिन इसका ज़हन भी बहुत वसी था। और वो बहुत संजीदा था। वो हर सुबह अपना होमवर्क करता था। अगर आपको इसकी आखिरी तकरीर याद हो जो इसकी शहादत से पहले थी, इसने कहा था कि हमें ईमानदार होना चाहिए। उनके पास तकनीकी बढ़तरी है, यानी इसराइल के पास। इसराइल के पास तकनीकी बढ़तरी है, यानी ये वक्त इस काम के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन वो फंस गया था क्योंकि वो बकौल लोगों के मुज़ाहमत का रहनुमा था। इसे कुछ ना कुछ करना ही था, लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा करता तो इसराइल लबनान के साथ वही करता जो उसने गजा के साथ किया। इसलिए इसने कुछ ना करने और बहुत ज़्यादा करने के दरमियान एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई दरमियानी रास्ता था ही नहीं। और बदकिस्मती से ये इसका अंजाम था, और शायद हिजबुल्लाह का भी अंजाम हो। वक्त बताएगा। बहरहाल नसरुल्लाह के लिए नहीं, मुआफ़ कीजिएगा, सनवार के लिए मेरे ख्याल में यह किस्मत आजमाने जैसा था। यह कुछ यूं था कि चलो देखते हैं क्या होता है। ये मायूसी थी यह सिर्फ मायूसी ही थी। सर। वो ये पैगाम देना चाहता था कि मौजूदा सूरत हाल मज़ीद नहीं चल सकती। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने इब्राहिम मुआहदे और जो कुछ भी है इस पर मुज़ाकरात कर सकते हैं और हम यहाँ बस यूं ही सिसक कर मरने के लिए बैठे रहेंगे। गजा एक हाथियों के कब्रिस्तान जैसा है। उन्हें बस यूं ही तड़पने और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ऐसा नहीं होने वाला। तो मेरे लिए इसमें तारीखी पस मंज़र है, सियासी पस मंज़र है, यानी उन्होंने हर रास्ता आजमा लिया और फिर हकीकत यह है कि कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं था, और मेरे ख्याल में हमें इसमें कोई मानी तलाश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सब मायूसी के इक़दामात हैं। अगर आप तारीख में देखें तो ये बहुत हद तक गुलामों की बगावतों से मिलते जुलते हैं। जब गुलाम बगावतें हुई, मैं जिससे सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हूँ वो नेट टर्नर रियोलेट है, जो कि खाना जंगी से पहले अमरीकी तारीख में गुलामों की सबसे बड़ी बगावत है। वो तमाम गोरों को मारने का हुक्म देता है। ये इसका हुक्म था, तमाम गोरों को मार डालो। क्या इसका कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन था? नहीं। इसका ख्याल था कि अगर तुम सफ़ेद फार्म लोगों को मारना शुरू कर दो तो ये निज़ाम को हिलाकर रख देगा। लोगों को एहसास होगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुलामी है, मकरूह है। असल में ये एक सियासी मसला है। यही वो करना चाहता था। वो मौजूदा सूरत हाल को हिलाना चाहता था और गुलामी के मसले को कौमी एजेंडे पर लाना चाहता था। बिल्कुल इसी तरह जैसे सीनवार। अगर किसी विजन का क्रेडिट दिया जाए तो वो ये था कि गजा के मसले को कौमी एजेंडे पर लाया जाए। और क्या ऐसा हुआ? हाँ हुआ, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर, बहुत भारी कीमत पर। तारीफ में इसका हिसाब कैसे होगा? मेरा अंदाज़ा है कि ये तारीफ में इसी तरह दर्ज होगा जैसे दीगर गुलामों की बगावतें। यानी ये एक मायूस कुन बेउम्मीद कोशिश थी। लेकिन ये इंसानी इज्जत की आखिरी मायूस कुन झलक थी। और इसीलिए गालिबन ये तारीख में नेट टर्नर बगावत की तरह ही याद रखी जाएगी। यानी आप ये तस्लीम कर सकते हैं कि 7 अक्टूबर को बहुत बड़े पैमाने पर मजालिम हुए। आप इस बात को तस्लीम कर सकते हैं
लेकिन साथ ही अब 7 अक्टूबर के कत्ल-आम के मुर्तकिबीन की मजम्मत करने से इनकार भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आजकल आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो नेट टर्नर की मजम्मत करे। कुछ लोग कहते हैं मैं इसके तरीकों से मुत्तफिक नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा क्योंकि वो और क्या कर सकता था। वो और क्या कर सकता था? क्या इसे अपनी ज़मीनी ज़िंदगी से दस्तबरदार हो जाना चाहिए था? नेट टर्नर की बगावत 1831 में हुई थी। अमरीकी खाना जंगी 30 साल बाद आती है, जिसका मतलब है कि नेट टर्नर इस वक्त तक बूढ़ा हो चुका होता और गालिबन मर चुका होता। तो इसका मतलब है कि आप किसी से कह रहे हैं कि वो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी से दस्तबरदार हो जाए। क्या कोई भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी से दस्तबरदार होने को कबूल करेगा? अगर हम ये तवक्को एक गुलाम जैसे नेट टर्नर से नहीं करते, तो फिर हमें कोई हक नहीं की। यही तवक्को गजा के लोगों से करें। तो मेरा ख्याल है कि आप तस्लीम कर सकते हैं, जैसा कि ज़्यादातर गुलामी के मुखालिफिन यानी अबूशनसट, जिन्हें सफ़ेद अबूशनसट कहा जाता था, ने किया। आप ये तस्लीम कर सकते हैं कि नेट टर्नर की बगावत के दौरान जो कुछ हुआ, जैसे 7 अक्टूबर को हुआ, वो खौफनाक, हौलनाक और इसी तरह की चीज़ें थीं। लेकिन फिर भी आप नेट टर्नर की मजम्मत करने से इनकार कर सकते हैं और वही कर सकते हैं जो अबूशनसट ने किया था। उन्होंने इस निज़ाम की मजम्मत की जिसने नेट टर्नर को इस रास्ते पर चलने पर मजबूर किया, यानी ये तरीक़ा इख्तियार करना कि तमाम सफ़ेद फाम लोगों को मार दिया जाए। उन्होंने टर्नर की मजम्मत नहीं की। उन्होंने इस सफ़ेद फाम बालादस्ती के निज़ाम की मजम्मत की जिसने इसे ये रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। अब कुछ लोग ये दलील देते हैं कि आखिर इसे ये सब आम शहरियों को क्यों मारना पड़ा। ठीक है, मुझे कहना पड़ेगा कि पहली नज़र में तो इसमें कुछ दलील नज़र आती है। अब जानते हैं सिर्फ फौजी अहलकारों को ही निशाना क्यों ना बनाया जाए, लेकिन मेरी राय में सियासी तौर पर यह गैर मुतल्लिका बात है। किम, आइए एक सादा मफरूज़ा लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि 7 अक्टूबर को 400 जंगजू और 1200 शहरी, मुआफ़ कीजिएगा, 400 जंगजू और 800 शहरी मारे गए। आइए फ़र्ज़ करें कि 1200 जंगजू मारे गए। या आप समझते हैं कि इसराइलियों का रद्द अमल ज़रा भी कम गुस्से वाला होता? या आप समझते हैं कि बैन अल-अक़वामी बरादरी की इसराइल के लिए हिमायत में कोई कमी आती? ज़रा भी कम, एक जूत कम, एक ज़र्रा भी कम। मुआविन, इसराइल बुनियादी तौर पर एक पागल रियासत है। मेरे ख्याल में लफ्ज़ी मानों में ये एक पागल हालत है। ये एक फ़रेब की कैफियत है। ये एक नस्ल कशी की हालत है, लेकिन ये एक फ़रेब और पागल हालत भी है। ये स्पार्टा जैसी रियासत भी है। इस सियाक और सबाक में इसे स्पार्टा जैसी रियासत से ताबीर करने का क्या मतलब है? ये एक जंगजू की मौत को ज़्यादा अहमियत देता है जितना कि ये किसी शहरी की मौत को देता है। अगर उन्होंने 1200 IDF फौजियों को मार दिया होता तो रद्द अमल और भी ज़्यादा पागलपन का होता, कम नहीं। तो मैं इस फ़र्क को देखता हूँ। देखें, यहाँ जंग के कवानीन हैं जिन्हें नामिहाद जंगी कवानीन कहा जाता है। इसे IHL यानी बैन अल-अक़वामी इंसानी हमदर्दी का कानून कहते हैं। ये जंग के कवानीन हैं जो मैं इस बात का पाबंद हूँ कि उनके वजूद को तस्लीम करूँ और ये कि उनका एहतराम करना ज़रूरी है।
मैं ये बात समझता हूँ। ताहम जंग के कवानीन के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर वाकई कबूल नहीं करता। मैं तस्लीम करता हूँ कि वो मौजूद हैं और उनकी इताअत करनी होगी, लेकिन मैं उन्हें कबूल नहीं करता। तो मैं इस ख्याल को कबूल नहीं करता कि गज़ा में अस्करियत पसंद मौत के अहदाफ के मुस्तहिक है क्योंकि वो इक़्तिबास से बाहर जंगजू है। मैं वाकई इसे कबूल नहीं करता। वो नौजवान हैं। उनमें से ज़्यादातर की उम्रें 18 से 22 साल की हैं क्योंकि अगर उनके घर में ख़ानदान होते तो वो इस मिशन के लिए रज़ाकाराना तौर पर पेश ना होते। क्योंकि ये एक खुदकुशी मिशन था, वो जानते थे कि वो वापस नहीं आएंगे सिवाय उनके जिन्होंने यरगमाल बनाए, लेकिन वो जानते थे कि उनमें से ज़्यादातर वापस नहीं आएंगे। और चूंकि हमास एक काफ़ी बड़ी तंजीम थी जिन पर ख़ानदानी जिम्मेदारियां थीं, वो शायद इस मिशन के रज़ाकार नहीं थे। शायद वो लोग जिनके प्यारे मारे गए थे और वो इस मिशन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अमूमी तौर पर ये वो नौजवान होंगे जो पीछे ख़ानदान नहीं छोड़ रहे। उन्हें मरने का हक क्यों था? क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो अपनी जिंदगियां कुर्बान करके किसी हिरासती कैंप में सिसक सिसक कर मरना नहीं चाहते थे। मैं इस बात को कबूल नहीं करता। मेरी राय में इसराइली कहते हैं कि गजा में कोई भी मासूम नहीं है और मैं इसके बरक्स राय रखता हूं। मेरा ख्याल है कि गजा में सब मासूम हैं। ये मेरी राय है। हर किसी को जीने का हक है। हर किसी को जीने का हक है। नेट टर्नर के बारे में कहा गया था, नेट टर्नर बहुत ज़हीन आदमी था। इस बात पर सब मुत्तफिक थे, सफ़ेद और सिया दोनों। नेट टर्नर बहुत ज़हीन आदमी था। और नेट टर्नर के बारे में कहा गया कि इसकी वाहिद ज़मीनी ज़िंदगी में जो कुछ वो बनना चाहता था और जो कुछ वो उम्मीद कर सकता था, उन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज, एक गहरा खला था। यानी सिर्फ पैदा होना, जीना और गुलाम की हैसियत से मर जाना। और यही वो बुनियादी और अहम वजह थी जिसने नेट टर्नर को एक बड़ी बगावत मुनज़्ज़म करने पर पूरी तरह आमादा किया। मेरा ख्याल है कि गजा में हर किसी को जीने का हक है। मैं इस बात को कबूल नहीं करता। मैं लड़ने वालों और आम शहरियों के दरमियान फ़र्क को कबूल नहीं करता। मैं इसे कानूनी तौर पर तस्लीम करता हूँ, लेकिन इखलाकी तौर पर नहीं। मैं इसे कबूल नहीं करता। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और अगर कोई मुझे कोई रास्ता दिखाना चाहे, हाँ, ये शायद सच। अगर हमास ने इक़्तिदार छोड़ दिया होता तो क्या उनके पास कोई रास्ता होता? अगर हमास ने इक़्तिदार छोड़ दिया होता तो गजा जनवरी 2006 से पहले वाली हालत में वापस चला जाता, जिसे गिवरा आइलैंड ने 2004 में एक हिरासती कैंप करार दिया था। माहीगिरी कैंप। हाँ, मेरा मतलब यह है कि यकीनन द वेस्ट अमेरिका, यूके व यूरोप वो हमास के तशद्दुद मुज़ाहमती तशद्दुद को गैर मामूली समझते हैं, इसलिए वो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को एक गैर इखलाकी और गैर महज़ब तनाजुर में देखते हैं। मेरा मतलब है कि अब जानते हैं कि मैं यूके से हूँ और हम ये बात हर वक्त साबिका ख़ारजा सेक्रेटरी से सुनते हैं, जो अक्टूबर के सेक्रेटरी डेविड लामी सफ़बर के बारे में बात करते थे। और हम देखते हैं कि पूरी ज़ुबान अमेरिका में, यूरोप में इस्तेमाल होती है। अब के नुक्ता नज़र से मेरा मतलब है कि क्या फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के बारे में कोई गैर मामूली चीज़ है जो उन्हें उन ज़ुमरों में रखती है? तादाद के लिहाज से ये निस्बतन मामूली है। कोई सवाल ही नहीं है। 7 अक्टूबर को एक बड़ी शिद्दत का कत्ल हुआ। मैं किसी भी तरह से दूसरी सूरत में दिखावा नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस दावे की तायीद करने के लिए कोई सबूत मौजूद है
کہ زیادہ تر اموات اسرائیلیوں کی وجہ سے ہینی بل کو نافذ کرنے میں ہوئی۔ نظریہ: مجھے یقین نہیں ہے کہ اس بات کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود ہے جس نے ہلاکتوں کی تعداد کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ تعداد کیا ہے۔ تعداد کچھ اس طرح ہے کہ 7 اکتوبر کو تقریباً 30 بچے مارے گئے تھے۔ میرا خیال ہے یہی تعداد ہے، تقریباً 30۔ اب تقریباً 30,000 بچے اسرائیل کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ تو اگر بات کی جائے، اور یہ محض اتفاقی نقصان نہیں ہے، اگر آپ تازہ ترین رپورٹ دیکھیں، انکوائری کمیشن کی رپورٹ، اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کی رپورٹ، اور ساتھ ہی ناوی پیلائی کی رپورٹ بھی، بہت سی رپورٹس ہیں۔ میرا خیال ہے اب 5 ہو چکی ہیں۔ اگر آپ فہرست دیکھیں تو اسرائیل باقاعدگی سے بار بار نشانہ بنا رہا ہے۔ بچوں کو سر میں، کھوپڑی میں اور سینے میں۔ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اسرائیل نے کیا ہے اس میں اور حماس نے جو کیا اس میں فرق صرف تعداد کا ہے۔ میرا مطلب ہے ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں، اب جانتے ہیں ایک کہاوت ہے کہ کسی وقت مقدار حجم معیار میں بدل جاتا ہے، تو جب اب 30 سے 30,000 تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم ایک بالکل مختلف صورتحال کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں اس کو کوئی خاص اہمیت بالکل بھی نہیں دیتا، چاہے سب سے سطحی درجے پر بھی اب بخوبی جانتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ گہرائی اور باریک بینی سے دیکھیں تو یہ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ شہریوں کو براہ راست نشانہ بنانے اور شہریوں کے جانی نقصان میں ایک واضح فرق ہے، اور میں اس بحث میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ یہ بچوں کو نشانہ بنانا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ میں تو پہلی انتفاضہ 1987 تک پیچھے چلا جاتا ہوں۔ پہلے انتفاضہ کے دوران پالیسی طاقت اور مار پیٹ تھی۔ یہ اس وقت کے وزیر دفاع ایزاک رابن کی اعلان کردہ پالیسی تھی، اور زبردستی اور مار پیٹ کا مطلب ہے کہ آپ ادھر گئے اور اپنے بچوں کی ہڈیاں توڑ دیں۔ پتھر پھینکنے والے بچے تھے، اور یہ طاقت اور مار پیٹ کی پالیسی تھی۔ تو بچوں کے خلاف یہ افسوسناک سلوک کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ متنازع بھی نہیں ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ تقریباً آدھا سال پہلے اسرائیل میں اپوزیشن کے ایک رہنما اپوزیشن کے سربراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوجی IDF وہ بچوں کو شوقیہ قتل کرتے ہیں۔ یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے، اور انہوں نے اس بات پر اصرار بھی کیا، لیکن پھر ہنگامہ ہوا اور انہیں اپنی بات واپس لینی پڑی۔ لیکن ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ بچوں کو شوقیہ قتل کر رہے ہیں۔ کیا میں اب سے ابراہیم معاہدوں کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں؟ یوں کہ اپنے ذکر کیا کہ 7 اکتوبر سے پہلے میرا مطلب ہے ساری باتیں یہی ہو رہی تھیں کہ سعودی عرب ابراہیم معاہدوں میں شامل ہونے والا ہے۔ میرا مطلب ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لحاظ سے ابراہیم معاہدے کم از کم ان معاہدوں کی توسیع اب اگر رکی نہیں تو ختم ہو چکی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ سعودی اب بھی ہے۔ توقف پر سعودی چاہتے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے شاہ بلوط کو آگ سے نکالا کیونکہ وہ محور کے بارے میں تشویش، مزاحمت کی۔ اب 2 نئے تصورات سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مزاحمت کے محور کو نمایاں طور پر کمزور کیا گیا ہے۔
चुनांचे ईरान और उसके इत्तेहादियों से पैदा होने वाला खौफ नुमाया तौर पर कम हो गया है, और दूसरी तरफ इसराइल ने वाज़े कर दिया है कि इस खित्ते में हम ही हाकिम हैं। तुम्हारा सिर्फ एक ही किरदार है, गुलामों की तरह हमारे गुलाम बनकर। और यही पैगाम कुतर पर हमले के साथ दिया गया था कि हमारे लिए कोई जगह ममनू नहीं है। कोई भी हद से बाहर जाएगा, हम इसे इसकी जगह पर ले आएंगे। तो इसलिए सऊदियों की तरफ से एक माकूल तशवीश होनी चाहिए कि शायद हम इसराइल को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं। हम इसराइल को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब शायद इसराइल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। हम सिर्फ उनके गुलामों की पोजीशन में आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब ईरान की तरफ से भी इस मामूल पर लाने के अमल में कितनी दूर तक जाना है, इस पर शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या अब ट्रंप के 21 निकाती मंसूबे पर तबसरा करें इस ऐलान पर के और बज़ाहिर कुतर और दीगर मुस्लिम ममालिक की हिमायत के साथ मेरा मतलब है। दो ज़ावियों से देखें तो अब के ख्याल में ये मुमकिना मुआहदा कितना काबिल अमल है, और दूसरा फ़लस्तीनियों के लिए इसका हकीकी और अमली मतलब क्या है। सबसे पहले एक मशहूर हंगरीन मार्क्सिस्ट मुफक्किर थे जिनका नाम जॉर्ज लुकाश था, और लुकाश ने एक बार कहा था कि हमें हमेशा हाल को तारीफ के तौर पर देखना चाहिए। हमें चीज़ों को उनके तारीफी तनाजुर में देखना चाहिए। सदर ओबामा और बाइडन के अलावा उन दो के सिवा हर सदर ने जिमी कार्टर के बाद से फ़लस्तीनियों के लिए एक अहम मंसूबा पेश किया है। जिमी कार्टर का मंसूबा था अमन के लिए जामे फ्रेमवर्क। जिमी कार्टर के दौर के दो पहलू थे, एक बड़ी तजवीज़ थी और फिर इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन मुआहदा था जो 1979 में दस्तखत हुआ था। लेकिन एक अलग मंसूबा था जामे फ्रेमवर्क 1977 में, और फिर उसका एक नतीजा इसकी एक शाख उसराल मिस्र मुआहदा बनी। मैं अभी इसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा जब तक आपको दिलचस्पी ना हो। जिमी कार्टर के बाद फ़लस्तीनियों के लिए रेगन अम मंसूबा था, मुबैना तौर पर 1982 में। फिर जॉर्ज बुश सीनियर की हुकूमत में उसराल फ़लस्तीन तनाज़ा के हल के लिए मैड्रिड मुज़ाकरात हुए। क्लिंटन के दौर में, क्योंकि क्लिंटन, बिल क्लिंटन, विलियम क्लिंटन, बिल जो भी कहीं, बिल क्लिंटन जॉर्ज बुश सीनियर के बाद सदर बनते हैं। 1993 के ओस्लो मुआहदे हुए और फिर ओस्लो मुआहदे 2000 में कैंप डेविड में मुज़ाकरात के साथ अपने उरूज पर पहुंचे। क्लिंटन के बाद बुश आते हैं, सदर बुश जूनियर। और फिर ये इतना दिलचस्प है क्योंकि किसी ने भी उन सब के बारे में कभी सुना ही नहीं, लेकिन ये मेरा शोबा रहा है, इसलिए मैं उन सब को जानता हूँ। इसे बहुत ज़्यादा मशहूर किया गया था। फिर सदर बुश डब्ल्यू बुश, उनका एक रोड मैप टू पेस था, और फिर रोड मैप टू पेस का उरूज एनापोलिस मुज़ाकरात में हुआ, जिनकी सदारत इस वक्त की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीज़ा राइस ने की थी। फिर ओबामा के दौर का आगाज़ हुआ, और शायद ओबामा की वाहिद कामयाबी ये थी कि उनके पास कोई अम मंसूबा नहीं था। यही उनकी वाहिद कामयाबी थी। फिर ट्रंप आए। पहले ट्रंप, एक ट्रंप अम मंसूबा भी था, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि ये इसकी पहली मुद्दत में था या नहीं।
हाँ, मेरा ख्याल है कि उन्होंने 2020 में जिक्र किया था कि एक ट्रंप था। मुझे इसका बिल्कुल भी याद नहीं। मैं बस कुछ चीजें पढ़ रहा था और ये ट्रंप प्लान, ओह हाँ, ये नए मंसूबे में है। उन्होंने ट्रंप मंसूबे का जिक्र किया था। मुझे तो ये भी याद नहीं। और फिर बाइडन के पास कोई मंसूबा नहीं था। इसके पास तो सिर्फ नस्ल कशी का मंसूबा था, जो शायद किसी अमरीकी सदर की वाहिद ईमानदाराना बात है सदर की तरफ से। और अब हमारे पास एक और मंसूबा है। अगर आप मुख्तलिफ मंसूबों का मवाजना करें तो मैं कहूँगा ये वाला सबसे ज्यादा बेवकूफाना है। अब बस यूं ही लापरवाही से इसकी तजलील नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ नस्ल कशी हो रही है। गजा का 1/4 हिस्सा इस वक्त कहत में मुब्तला है और हर रोज सैकड़ों कम अज कम 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे देखें तो इसके बारे में क्या कहना है। नंबर 1, प्लान में सिर्फ एक टाइम टेबल है, सिर्फ एक है, यानी हमास के पास इसे कबूल करने के लिए बेहतर घंटे हैं। ये वाहिद प्लान पर कोई टाइम टेबल नहीं है। हमास के पास इसे कबूल करने के लिए बेहतर घंटे हैं ना। सदर ट्रंप ने गजा को तबाह करने के लिए ग्रीन लाइट दे दी। ठीक है, इसके लिए दिन में थोड़ी देर है। उन्हें बाइडन के तहत ग्रीन लाइट मिली। कोई टाइम टेबल नहीं है। नंबर 2, इसराइल जो कुछ भी करने का पाबंद है वो हमास को गैर मुसल्लह करने पर मुनहसिर है। अब कैसे साबित करते हैं कि हमास मुसल्लह है? अब इसे कैसे साबित करते हैं? अगर इसराइल कहता है कि हमास अब भी मुसल्लह है, हमास के 10,000 जंगजू छुपे हुए हैं, अभी तक रुपोश है, अब कैसे साबित करेंगे कि ये सच नहीं है? इस वक्त इसराइल कह रहा है कि वो गजा शहर को चपटा कर रहा है क्योंकि वहीं हमास दोबारा मुनज़्ज़म हो गई है। इसकी क्या सबूत है? या कोई इस पर यकीन भी करता है कि वो गजा शहर को इसलिए तबाह कर रहे हैं क्योंकि हमास वहां मजबूती से बैठी हुई है? या कोई इस पर यकीन भी करता है? तो एक जगह ये कहता है कि हमास की रिहाई से पहले दोनों फरीक एक मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगे। कौन सी लाइन? और अगर वो इस लाइन पर मुत्तफ़िक ना हो तो क्या होगा? फिर ये कौन तय करेगा कि लाइन कहाँ है? फिर ये कहता है, अगर आप पॉइंट 16 देखें तो इसमें लिखा है कि कहीं भी इसराइली दोबारा तैनाती नहीं होगी जब तक ये तस्लीम न कर लिया जाए कि हमास को गैर मुसल्लह कर दिया गया है, वरना हम कहीं नहीं जा रहे। तो ये मंसूबे में शामिल कर दिया गया है कि हमास को मुआफ़ कीजिएगा, इसराइल को कहीं भी दोबारा तैनात होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके एक निस्बतन खुशगवार हिस्से में ये कहता है कि तमाम इंसानी हमदर्दी की तंजीमें अक़वाम मुत्तहिदा को इंसानी इमदादी सामान लाने की मुकम्मल आज़ादी होगी, कम अज़ कम इस सतह पर, जैसा कि वो कहते हैं 17 जनवरी 2025 की पहली जनबंदी के वक्त था। लेकिन फिर इसमें एक शर्त है, अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां किसी भी जानिबदारी का मुज़ाहरा नहीं कर सकती। तो बस का मामला ख़त्म, क्योंकि इसराइल पहले ही ऐलान कर चुका है कि हमास की हामी है, इसलिए हिस्सा नहीं ले सकती। मेरी नज़र में असल बात यह है कि एक आम कहावत है, हर बहरान एक मौका होता है। ठीक है,
اس میں کوئی شک نہیں کہ 7 اکتوبر اسرائیل کے لیے ایک بحران تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس سے انکار کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک موقع بھی تھا۔ یہ موقع تھا کہ ایک بار ہمیشہ کے لیے غزہ کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں نے اقوام متحدہ کے کمیشن آف انکوائری کی تازہ ترین رپورٹ پڑھی، کیونکہ اس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نسل کشی میں ملوث ہے۔ اگر آپ 7 اکتوبر کو دیے گئے بیانات دیکھیں، اگر آپ ان بیانات کو دیکھیں، ہم غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے، یہی انہوں نے کہا تھا، ہم غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں اور جنگجوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ میں کسی بھی قسم کا کھانا، پانی، ایندھن اور بجلی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب بہت پہلے، 2 سال پہلے، جب میں نے کہا کہ اگر آپ ان بیانات کو دیکھیں تو یہ نسل کشی پر مبنی بیانات ہیں، یہ مبہم نہیں ہے، تو دفاع یہ تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اچانک 7 اکتوبر کی ہولناکی کے باعث کہا تھا۔ ہمیں انہیں لفظ با لفظ نہیں لینا چاہیے۔ وہ اتنے صدمے میں تھے، وہ اتنے زیادہ ذہنی اذیت میں مبتلا تھے، لیکن جب میں نے وہ بیانات دوبارہ پڑھے، کیونکہ وہ اس نئے کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ میں شامل ہے، تو جو بات مجھے حیران کن لگی وہ یہ تھی کہ بالکل وہی ہوا، بالکل وہی کیا گیا جو انہوں نے 7 اکتوبر کو کرنے کا کہا تھا، بالکل وہی کیا گیا جو انہوں نے کہا تھا۔ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، کھانا اندر نہیں جانے دیا گیا، بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، قحط کو مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا تھا۔ یہ بیانات اچانک دیے گئے نہیں تھے، یہ ایک موقع تھا۔ انہوں نے فوراً یہ بات سمجھ لی اور پھر منظم اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس پر عمل کیا، اور اس مقصد کو نہ چھوڑنا یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع تھا۔ اگر آپ اس تنازع کی تعریف جانتے ہیں تو بار بار وہ آبادی کو نکالنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے رہے ہیں۔ در حقیقت اصل فکر یہ تھی کہ آبادی کو مغربی کنارے سے نکالا جائے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ 2003 میں جب عراق میں جنگ شروع ہوئی تو شاید یہ عراق کی جنگ کے دوران ہو جائے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ 1991 میں عراق پر پہلے حملے کے دوران ہو جائے گا۔ قیاس آرائیاں تھیں کہ وہ معاف کیجیے گا، قیاس آرائیاں تھیں کہ وہ فلسطینیوں کو نکالنے والے ہیں۔ اب ان کے پاس موقع تھا۔ 7 اکتوبر اسرائیل کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا۔ یہ غزہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نعمت تھی۔ وہ اس سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے کچھ مقامات پر آپ کو حیرت ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینی رک جائیں۔ ٹرمپ پلان کہتا ہے ٹھہریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینی یہی رہیں۔ ہم چاہتے ہیں، وہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکے ہیں۔ ہم ایک نیا غزہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسے بار بار نیا غزہ ہی کہتے ہیں۔ اور نیتن یاہو ہر چیز پر دستخط کر سکتا ہے کیونکہ وہ کچھ نہیں دے رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ حماس قبول کرے گی یا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حماس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، جیسا کہ حماس بھی نہیں ہے۔ عنصر، میں نہیں مانتا کہ حماس اس میں سے کسی ایک کا عنصر ہے۔ آپ کو سچ بتاؤں، ہاں، وہ شاید جانتے ہیں کہ مغویوں کو کہاں رکھا گیا ہے۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسرائیل جانتا ہے کہ مغویوں کو کہاں رکھا گیا ہے۔ واقعی مجھے نظر نہیں آ رہا میں فوجی آدمی نہیں ہوں۔
لیکن وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون سے یرغمال ہے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون سے یرغمال ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہے، لیکن اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ وہ جانتے ہیں وہ کہاں ہیں، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بس کمانڈو آپریشن کیوں نہیں کرتے۔ لیکن اس نقطے پر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ بہرحال شاید کوئی یرغمالی ہو جائے، شاید حماس مایوسی میں اس پر راضی ہو جائے، واقعی اس کے پاس کیا آپشنز ہیں، لیکن بات بس یہیں تک جائے گی۔ آپ کو اسے بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ نہیں لگتا کہ نیتن یاہو واقعی پرواہ کرتا ہے؟ پھر بھی غزہ کو صاف کرنے کا منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ جاری رکھے گا۔ ان کا مقصد بہت سادہ ہے۔ غزہ کو خالی کرنا۔ ہاں، غزہ کو خالی کرنا، اور ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ ان کا اصل مقصد نسلی صفایا ہے، لیکن وہ نسلی صفایا کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نسل کشی کے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ تعریف دیکھیں نسل کشی کی، تو اس کا مطلب ہے کسی نسلی، قومی، مذہبی یا لسانی گروہ کو مکمل اور جزوی طور پر تباہ کرنے کا ارادہ۔ جی ہاں، ان کا ارادہ ہے کہ مکمل اور جزوی طور پر جیسے بھی ہو، کسی بھی طریقے سے غزہ کی آبادی کو تباہ کیا جائے تاکہ نسلی صفایا کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ تو اگرچہ میں ذاتی طور پر نہیں مانتا کہ یہ ان کا مقصد ہے، لیکن انہیں اس کی زیادہ پرواہ نہیں۔ اگر وہ غزہ پر ایٹم بم گرا سکتے تو ضرور گراتے، لیکن یہ ایک بین الاقوامی نظام ہے۔ اب کو کچھ پابندیوں کے اندر رہ کر کام کرنا پڑتا ہے، اور ابھی تک کسی نے بھی غزہ کو تباہ کرنے کی کھلی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ غزہ کے سب لوگوں کو مار سکتے تو یقین کریں وہ بغیر کسی پچھتاوے کی یہ کر گزرتے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا، اسرائیل ایک مکمل طور پر پاگل اور وہمی ریاست اور معاشرہ ہے۔ ایک وہمی ریاست اور معاشرہ۔ اگر آپ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں کی مثال لیں تو ان کے شعور میں بہت گہرائی میں، ان کے لاشعور میں یہ بات تسلیم کی گئی تھی، بہت گہرائی میں، کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ایک ظلم کر رہے ہیں۔ تو 1943 میں ہملر، جو نسل کشی کے منصوبہ سازوں میں سے ایک تھا، ہائنرش ہملر، اس نے پوزن میں ایک مشہور تقریر کی، اور اس تقریر میں وہ لفظ با لفظ کہتا ہے، بیچارے ہم یعنی جرمن کے ہم پر یہ بوجھ ڈالا گیا۔ تاریخ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ ہم یہودی مسئلہ حل کریں، دنیا کو یہودیوں سے پاک کریں۔ بیچارے ہم، تاریخ نے ہمارے کندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری ڈال دی کہ ہم یہودیوں کو قتل کریں۔ اسرائیل میں اس بات کا کوئی اعتراف نہیں ہے، کوئی یہ احساس نہیں کہ یہ کوئی بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نیورمبرگ کی کارروائیوں کو دیکھیں جو جنگ کے بعد اہم نازی جنگی مجرموں کے خلاف ہوئیں، ان لوگوں کے خلاف جو زندہ بچ گئے تھے، گورن نے خودکشی کی، ہٹلر نے خودکشی کی، لیکن ہملر نے بھی خودکشی کی۔ لیکن میں نے کہا گورنگ معاف کیجئے، گوبلس نے خودکشی کی، ہٹلر نے خودکشی کی، ہملر، میری یادداشت کے مطابق وہ پکڑا گیا تھا اور پھر اس کے پاس ایک کیپسول تھا اور اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن نیورمبرگ ٹرائلز میں اعلیٰ افسران موجود تھے، وہاں گورنگ تھا، ایئر فورس کا جنرل، اور اب جانتے ہیں سب سے بڑا آدمی، اور کئی دوسرے، تقریباً 12، مجھے صحیح یاد نہیں۔ بہرحال سماعتوں کے دوران کارروائیوں میں یہ ایک مقدمہ تھا۔
उन्हें मुजरिम करार दिया गया और फांसी दी गई सिवाय एक के बैकर शाक के। उनके पास कंसंट्रेशन कैंपों की मंडलवेल्स थीं, ठीक है, उनके पास मंडलवेल्स थीं, और डॉक में मौजूद नाजियों ने अपनी आंखें ढांप लें जैसे वो शर्मिंदा हों। उन्हें मालूम था कि क्या हो रहा है, जाहिर है, लेकिन कम अज कम एक हल्की सी पहचान थी। ये एक गलती हुई है, ये इसराइलियों का मामला नहीं है। वो बच्चों को निशानाबाजी की मश्क के तौर पर शौकिया कत्ल करते हैं। कोई तस्लीम ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई तस्लीम नहीं है। तो उनके लिए ये एक मौका है, वो इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। ट्रंप प्लान में जो उन्हें मजबूर करे कि वो इसे छोड़ दें। अगर वो यरगमालियों को रहा करवा लेते हैं, और वो नहीं चाहता, अब जानते हैं, नेतन्याहू नहीं चाहता कि यरगमाली रहा हो। ये उनके लिए एक अच्छी पीआर चीज है। बाहर उनके हिमायतियों के लिए ये कहने को कि ये यरगमालियों के बारे में है, तो वो चाहता है कि हमास इनकार करे, क्योंकि अगर हमास इनकार कर दे तो ट्रंप ने तबाही के लिए सब्ज झंडी दे दी है। लेकिन शायद हमास ये फैसला करे कि इस सब का क्या फायदा और उन्हें जाने दे। ऐसी सूरत में वो बस कोई बहाना घड़ लेगा। लेकिन हमने कहा था कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, और हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक अब भी 10,000 जंगजू हैं जिनके पास हथियार हैं, और हम इस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि हस्म मामूल सब कुछ ना हो जाए। हमें पता चल जाएगा। मेरा मतलब है जब तक ये प्रोग्राम नशर होगा हमें पता चल चुका होगा। खैर ये वाज़ेह नहीं था। इसमें कहा गया था 72 घंटे, लेकिन क्या इसराइली कनीसत को बाज़ाब्ता तौर पर इस मुआहदे को कबूल करना होगा? मुझे यकीन नहीं था। और यहाँ टोनी ब्लेयर का किरदार, इस मामले में टोनी ब्लेयर का किरदार जैसे वो गजा का कोई वाइसराय हो। टोनी ब्लेयर वो बिल क्लिंटन की नकल है। अब जानते हैं, बिल क्लिंटन फाउंडेशन थी, और बिल क्लिंटन फाउंडेशन बुनियादी तौर पर असर और रसूख बेचने का जरिया थी। दुनिया के तमाम करप्ट आमिर इस फाउंडेशन को पैसे देते थे। ये सच है, ये हकीकत है। क्लिंटन फाउंडेशन को पैसे देते थे ताकि क्लिंटन अपनी ज़बरदस्त ताकत इस्तेमाल करे, क्योंकि वो एक हकीकी सियासी जानवर है। कुछ सुदूर ऐसे होते हैं जिनके जिस्म में सियासत का एक हड्डी भी नहीं होती। वो सिर्फ अदाकार थे। वो रेगन था, वो था जॉर्ज बुश जूनियर, और वो ओबामा थे। इनमें से किसी के जिस्म में कोई सियासी हड्डी नहीं है। लेकिन क्लिंटन, दोनों मियाँ बीवी, वो सियासी जिंदगी से कभी पीछे नहीं हटे। वो हर चीज पर तबसरा कर रहे हैं। वो सियासी जानवर हैं। जॉर्ज बुश जूनियर के मातहत नायब सदर चीनी के बारे में भी यही बात दुरुस्त थी। इसने बात करना बंद नहीं किया, क्योंकि वो वही था। वो एक सियासी जानवर था। तो क्लिंटन ने इस असर और रसूख की इजाद की जिसे क्लिंटन फाउंडेशन कहा जाता है, और अब ब्लेयर का अपना है। वो सिर्फ असर और रसूख बीच कर चेक जमा करता है, और इसकी कोई वाबस्तगी नहीं है। मेरा अंदाजा है कि वो कुछ नहीं करेगा। वो जहां भी मौका मिलेगा नुकसान पहुंचाएगा। वो नुकसान पहुंचाएगा। हम पहले ही जानते हैं मिस्टर ब्लेयर सिर्फ इराक की जंग से नहीं, ब्लेयर किसी भी दुनिया में ईफल टावर से लटक रहा होता, वो दुनिया के सबसे ऊंचे लैंप पोस्ट से नहीं लटक रहा होता, वो ईफल टावर से लटक रहा होता। वो एक इज्तिमाई कातिल है। कोफी अन्नान जो थे
इराक पर हमले के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उन्हें काफ़ी वक्त लगा। मेरा ख्याल है कि जब तक वो ओहदे से नहीं गए तब तक उन्होंने आखिरकार ये नहीं कहा कि ये एक गैर कानूनी जंग थी। अच्छा, अगर ये गैर कानूनी जंग है तो फिर टोनी ब्लेयर पर जारहियत की जंग का इल्ज़ाम है और वो इसके मुजरिम है, जो बैन अल-अक़वामी कानून के तहत सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है, यानी जारहियत का जुर्म। तो जैसा कि मैंने कहा, टोनी ब्लेयर का मकाम ईफल टावर की चोटी पर लटकाया जाना है। मुझे तो यकीन भी नहीं कि हम इतनी दूर तक पहुंच पाएंगे। इस बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा कौन बनेगा? ये काम कौन करना चाहेगा? कौन रज़ाकार बनेगा? ट्रंप के मंसूबे में कुछ बातें थीं जो सच लगती थीं। जैसे उन्होंने कहा, यह बात मुझे पसंद आई कि मिस्र और ऑर्डन तरबियत देंगे। गजा में एक मकामी पुलिस फोर्स अब जानते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत दी थी। हम जानते हैं कि वो तरबियत क्या होने जा रही है। अपने मुतासरीन को अजियत देने के 10 तरीक़े। दिखावा करें कि आपके ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद करने के तरीक़े हैं। ऐसा लगता था हाँ, वो शायद इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन एक बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स कौन जाने वाला है? मैं नहीं जानता। रज़ाकार दस्तों को कौन भेजेगा? सऊदियों? नहीं, ये बहुत काबिल फहम नहीं लगता। बहरीन? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। अमारात? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। कुतर? या वो कुतर भेजेंगे? इस बैन अल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स में जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, ये सब महज अफसाना है। और क्या मैं आपसे आखिर में पूछ सकता हूँ, क्या इसराइल यहाँ अमेरिका में दास्तानी जंग हार रहा है? मेरा मतलब है अब नौजवान बाएं बाजू के अमरीकियों में वाज़ेह तौर पर हिमायत की एक लहर है, बल्कि बहुत दिलचस्प बात यह है कि दाएं बाजू में भी। अपने कैंडिस ओवैन और टुकर कार्लसन से बात की है। आपके पास ये बढ़ती हुई मुखालिफ, शायद मेगा हलकों में मुखालिफ सहूनियत। मेरा मतलब है, क्या आप इस अवामी राय में तब्दीली पर तबसरा कर सकते हैं? इस बारे में कुछ बातें कहनी हैं। सबसे पहले अवामी राय में तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या उनका कोई देरपा असर होगा। नेतन्याहू इस हकीकत पर भरोसा करता है कि लोग भूल जाते हैं, जो कि सच है। ज़्यादातर लोग वाकई भूल जाते हैं, और वो इस बात पर भरोसा करता है कि हाँ, इसराइल को गजा में अपनी नस्ल कशी के तूफान और उसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये चंद साल तक चलेगा। वो इस बात को तस्लीम करता है, लेकिन नेतन्याहू के लिए वो वाकई एक पक्का अकीदतमंद है। वो सच में एक पक्का अकीदतमंद है। वो ये मानता है कि यहूदी बरतर हैं और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। यहूदियों के मुकाबले में वो वाकई एक पक्का अकीदतमंद है। वो मुकम्मल तौर पर वो एक नाजी ओबरमीनश है। वो ओबरमीनश पर यकीन रखता है, जैसा कि आप जानते हैं। सुपरमैन और फिर इंटरमंश होते हैं, यानी कमतर इंसान। और नेतन्याहू के नज़दीक यहूदी ओबरमीनश है और बाकी सब सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि सियाफाम लोग भी। इसके वालिद बिन ज़ायोन नेतन्याहू सियाफाम लोगों के बारे में इंतहाई नफरत अंगेज नस्ल परस्त थे। तो वो एक सच्चा अकीदतमंद है और वो चाहता है कि इसे सरजमीन इसराइल यानी अर्ज़न इसराइल का नजात दहिंदा के तौर पर याद रखा जाए, नजात दहिंदा के तौर पर। और वो इस बात पर भरोसा करता है कि अब जानते हैं, आप अमेरिका की मिसाल ले लें। हर अमरीकी सदर इसमें मुलव्वस रहा है। मकामी अमरीकी आबादी के खात्मे और उनकी जलावतनी में हर अमरीकी सदर 20वीं सदी के आगाज़ तक इसमें शामिल रहा।
या इससे उनकी शोहरत पर कोई असर पड़ा, किसी एक की भी? या हमें याद है कि जॉर्ज वाशिंगटन को एरोक्विस के दरमियान टाउन डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता था। उनके लिए एक उर्फियत रखी गई थी कि हर अमरीकी सदर लिंकन समेत हमारे मुल्क में चरविकी इंडियंस की जलावतनी में मुलव्वस रहा। नहीं, जुमला मालूम है, तारीख फातिहीन लिखते हैं और भरोसा करता है। मकामी आबादी का कत्ल आम सिर्फ एक हाशिए की बात समझा जाएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक हाशिए की बात ही समझा जाएगा, तो वो लोगों के भूल जाने पर भरोसा करता है। मैं ये कहूँगा और यहाँ ये ज़्यादातर एक अंदाज़ा है जिसे मैं साबित नहीं कर सकता। बाईं बाजू में एक बाईं बाजू, और आप इसे आबादी का तरक्की पसंद हिस्सा भी कह सकते हैं, फ़लस्तीनियों की तकालीफ और शहादत के साथ एक हकीकी वाबस्तगी पाई जाती है। मेरा ख्याल है कि इस गिरोह में यहूद दुश्मनी बहुत कम है। अब जानते हैं, कुछ लोगों को ये एहसास है कि यहूदियों के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, जिससे मैं किसी हद तक मुत्तफिक हूँ। मेरा ख्याल है कि ये एक मसला है जब कोई नस्ली गिरोह इतनी ज़्यादा ताकत हासिल कर ले। यहूदी नस्ली गिरोह उसके कुछ हिस्से ने इस नस्ली ताकत को हमारे मुल्क में तालीमी आज़ादी को तबाह करने और आज़ादी इजहार को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक हकीकत है। ये सब कुछ ट्रंप इंतज़ामिया से शुरू नहीं हुआ था, ये बाइडन के दौर में शुरू हुआ था। आइवी लीग यूनिवर्सिटियों के 3 कॉलेज सदूर को ओहदे से हटा दिया गया। ये ट्रंप नहीं था। हार्वर्ड में क्लाडीन गे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में मैकगिल और कोलंबिया में शफी। कैसे? ये क्यों हुआ? ये ट्रंप नहीं था, ये था वो उन यहूदी अरब पत्ती तबका जिसने धमकी दी कि अगर उन सदूर को तलबा एहतजाजात के खिलाफ काफ़ी सख्त ना होने पर बरतरफ न किया गया तो वो साबिक तलबा की माली इमदाद रोक लेगा। इसी वजह से उन्हें निकाला जा रहा था। वो काफ़ी सख्त नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि जब नस्ली ताकत बड़ी दौलत के साथ मिल जाए तो ये एक मसला बन जाता है। ये एक मसला है। हम अपने मुल्क में पहले आज़ादाना तौर पर कह सकते थे कि वास्पस। अब जानते हैं वास्पस क्या है? एक सफ़ेद फार्म एंग्लो सिक्सन प्रोटेस्टेंट। हम वास्पस के पास ताकत है और कभी किसी ने बहस नहीं की कि इजाज़त नहीं है। ये तो हमारे मुल्क में वास्पस यानी सफ़ेद फार्म एंग्लो सिक्सन प्रोटेस्टेंट्स की ताकत की मजम्मत करना एक आम बात थी। तो फिर अब ये क्यों नहीं कह सकते कि यहूदी ताकत बहुत ज़्यादा है? मेरा ख्याल है कि यहाँ एक मसला ज़रूर है और ये मसला 7 अक्टूबर के बाद नुमायां होकर सामने आया है। अमूमी तौर पर जैसा कि मैंने कहा, बाएं बाजू में इस यहूदी ताकत के खिलाफ कुछ नाराज़गियाँ ज़रूर हैं, मैं ये समझता हूँ। और हमारे मुआशरे में एक रुझान है जो वक्त के साथ साथ और ज़्यादा वाज़ेह होता जा रहा है, साजिशी नज़रियात का। अब हमारे मुल्क में साजिशी नज़रियात हमेशा से आम रहे हैं। अब जानते हैं कैनेडी के कत्ल की साजिश, और ये हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन अब ये साजिशी नज़रियात और ज़्यादा नुमायां हो गए हैं। अब दाएं बाजू में, जी हाँ, रिपब्लिकन पार्टी के एक ख़ास तबके में ये रुझान रहा है। सबसे पहले इसकी बुनियाद दाएं बाजू के नौजवानों को 70, 80 और 90 की दहाई की होलोकास्ट की दीवानगी से ब्रेन वॉश नहीं किया गया, और वो सिर्फ एक ही इसराइल को जानते हैं।
देखें, आप इस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो इसराइल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कनबूतजों का इसराइल था, क्विपर्टूज का इसराइल था, सोशलिस्ट होने का इसराइल था, और इसराइल के तमाम रहनुमा खुद को बहुत महज़िब और बैन अल-अक़वामी ज़ाहिर करते थे। वो इसराइल अब ख़त्म हो चुका है। मेरा मतलब है, आज के नौजवान जो देखते हैं वो दरिंदे हैं, वो दरिंदे देखते हैं। तो इस बुनियाद में एक बदली पैदा हो गई है, जिस पर गालिबन चार्ली किर्क ने रद्द अमल जाहिर किया था। इससे ये एहसास हुआ कि इसराइल के लिए इसकी भरपूर हिमायत इसके हल्के के लिए मसला बन गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एक और पहलू भी है। देखिए, दाएं बाजू में हमेशा से यहूद दुश्मनी मौजूद रही है, और मेरा ख्याल है कि दाएं बाजू से जो कुछ सामने आ रहा है, इसमें कुछ न कुछ यहूद दुश्मनी की आमेजिश है। मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं इंटरनेट की बुची मोमेंट्स में नहीं पढ़ना चाहता, और वो कौन सा जुमला है जो वो इस्तेमाल करते हैं। आप वायरल नहीं होना चाहते। मैं वायरल नहीं होना चाहता, और उनके लिए वो कौन सा जुमला इस्तेमाल करते हैं। क्लिक बीट, एक बीट, जी हाँ। इक्तबासात। लेकिन कभी कभी मैं वेब का बंदा नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सुनता हूँ, और मैं ये सुनता हूँ इसराइल ने JFK को कत्ल किया, इस तरह की साजिशी थ्योरीज नहीं। 1963 में इसराइल एक पसमानदा मुल्क था। ये एक बहुत गरीब मुल्क था। मुझे मालूम है कि आपके लिए इसका तसव्वुर करना मुश्किल है। ये एक बहुत बहुत गरीब मुल्क था, और ये ख्याल कि वो JFK को कत्ल कर देते, ये इतना पागलपन है। लेकिन आप अब ये पढ़ते हैं, आप अब ये पढ़ते हैं, और यही वो यहूदी मुखालिफ साजिशी नज़रियात है जिनमें से मेरा ख्याल है कि दाएं बाजू में जो कुछ अब देखते हैं, इसमें ये रंग गालिब है। मसला ये है कि यहूदी इस तरह अमल कर रहे हैं कि इसको सच्चाई का रंग मिलता है। जब आप इन लोगों के बारे में सुनते हैं जैसे बिल एकमैन, वेब पर असर अंदाज करने वालों के साथ आम फिटनेस में जमा हो रहे हैं, और उन सब को अपना काम करने के लिए अदायगी की जा रही है। चार्ली किर्क के बड़े यहूदी हिमायती थे, अब जानते हैं। ये तब एक मज़मूम बैन अल-अक़वामी यहूदी साजिश को साख देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये रुझान हमेशा दाईं तरफ मौजूद रहा है। बाईं तरफ उसके पहलू हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो अहम रहे हैं। लेकिन दाईं तरफ वो अहम रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि वहां अब जानते हैं, मैं कह सकता हूं कि वहां एक मसला है। ये सबसे बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वहां एक मसला जरूर है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप वाकई समझते हैं कि ये एक मसला है, तो इस मसले का सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है, इसकी मजम्मत की जाए। खिलकर अगर आप यहूदी हैं, तो इसराइल के इक़दामात की मजम्मत करें, और मैं कहूँगा कि यहूदियों की, जैसा कि हुआ 7 अक्टूबर के बाद कारकर्दगी, ये अच्छा रहा है, ये अच्छा रहा है। शुरू में 2 साल पहले बड़े मुजाहरे, जिनमें सबसे ज़्यादा मीडिया था, यहूदी तंजीमों ज्यूश वॉइसेस फॉर पीस ने मुनज़्ज़म किया था। दूसरे को क्या कहते हैं, हमारे नाम पर नहीं, शायद हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। वो अच्छे थे, वो अच्छे थे। लेकिन हाँ, जाहिर है राय आमा में तब्दीली आई है। अगर 7 अक्टूबर ना होता तो किसी सूरत मामदानी, आखिर ये न्यूयॉर्क है, मामदानी अपने सियासी नजरियात के साथ प्राइमरी नहीं जीत सकते थे, किसी सूरत नहीं।
अब सारा बोझ उन लोगों पर डाल दिया गया है जो मामदानी की हिमायत नहीं करते, जैसे चार्ली शोमर, हकीम जेफरीज। वो मामदानी की हिमायत क्यों नहीं कर रहे? तो अब बोझ उन पर आ गया है। और जब गवर्नर होचल ने मामदानी की हिमायत की तो वो बार बार कहती रहें कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, जो वो इसराइल के मामले पर कहने की हिम्मत भी नहीं कर सके। वो अब भी ये बात नहीं कह सकती कि अब इसराइल के मामले पर मामदानी से इख्तलाफ रखती है। तो ये था 7 अक्टूबर का एक और असर। लेकिन मेरा वाज़ेह तौर पर यह ख्याल है कि नस्ल कशी में कोई मुस्बत पहलू नहीं होता, इसलिए मैं कोई तवाज़ुन नामा नहीं बनाने वाला। चाहे 7 अक्टूबर के बाद अच्छा ज़्यादा हुआ या बुरा, नस्ल कशी में कोई मुस्बत पहलू नहीं होता। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि और भी चीज़ें हुई, लेकिन वो गज़ा के लोगों के साथ जो कुछ हुआ है इसकी तलाफ़ी नहीं करती। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नॉर्मन फिंकलस्टीन, आज अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका सिर मकदम है। शुक्रिया। बरा करम हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूली और हमारी वेबसाइट काम पर जाकर मेरे हफ्तावार न्यूज़ लेटर के लिए साइन अप करें।